नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक मन को गहराई तक छू लेने वाली कहानी पोस्टमास्टर। काम के शुरुआती दौर में पोस्टमास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा था। साधारण सा गांव था। एक नील कोठी पास ही थी, इसलिए कोठी के स्वामी ने बड़ी कोशिश सिफारिशें करके यह नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। गांव के पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो हालत होती है, वही हालत इस बड़े गांव में आकर इन पोस्टमास्टर साहब की हुई। एक अंधेरी आठ चला बड़ा घर में उनका ऑफिस था। नजदीक ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें प्रायः फुर्सत नहीं रहती थी। ना विशिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर से कलकत्ता के लड़के ठीक से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो बड़ा घर अक्खड़ हो जाते हैं या फिर सुस्त और लचीले। इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी कभी एक दो कविता लिखने की कोशिश करते। उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते जैसे दिन भर पेड़ पौधों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते बड़े सुख से बीत रहा हो। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में इन डाली कोपलों के साथ इन सारे पेड़ पौधों को काट कर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध बड़ी बड़ी इमारतों के द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता, तो इस अधमरे भले आदमी के लड़कों को नया जीवन मिल जाता है। पोस्टमास्टर की बहुत कम तनख्वाह होती है। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मात्र पितृहीन अनाथ बालिका उनका कामकाज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। उस लड़की का नाम रतन था। उम्र 12-13 साल। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला में कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल करतार बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता, जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी धड़कन होने लगती, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज लगाते, रतन। दरवाजे पर बैठी रतन इस आवाज का इंतजार करती रहती, लेकिन पहली आवाज पर ही अंदर ना जाती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्टमास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा ही जलाने जा रही हूँ रसोई घर में। पोस्टमास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है क्या? बड़ी लंबी कहानी है। बहुत सी याद है, बहुत सी बात याद भी नहीं। माँ की बनिस्बत पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। उसके पिता दिन भर मेहनत करके शाम को घर वापस लौटते थे। भाग्य से उन्हीं में से 2-1 शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। यही बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। फिर उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। कुछ दिन पहले बरसात में एक दिन एक तालाब के किनारे
दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी रात हो जाती थी। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा ना होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। झोपड़ी के कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात छेड़ देते। छोटे भाई की बात, माँ और दीदी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता, उनकी बात। जो बातें उनके मन में बार बार उदय होती रहती, पर जो नील कोठी के गुमाइश्तों के सामने किसी तरह भी उठाई नहीं जा सकती थी, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल हिचक ना लगती। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादा, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी बना ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए अच्छी हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों से एक प्रकार की खुशबू निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो और ना जाने कहाँ का एक जिद्दी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत दयनीय स्वर में अपनी शिकायतें दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षा से धुले लहलहाते चिकने नर्म पत्तों का पेड़ और धूप में चमकते पराजित वर्षा के उजियाले खंडहर, स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि काश इस समय यदि कोई अपना सगा अपने पास होता। हृदय के साथ एकांत संलग्न कोई प्यार की प्रतिमा, मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे उन्हें ऐसे लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन पेड़ की छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। ना तो कोई विश्वास कर सकता, ना जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव पैदा होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर आवाज लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वह मालिक की आवाज सुनते ही तुरंत दौड़ी हुई आई और हांफती हांफती बोली, भैया जी बुला रहे थे आप? पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा। और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ बड़ा आ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिया था उसने। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए थे। रात दिन में ढक्की टर्र टर्र और वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना फिरना बंद हो गया था। मेला जाने के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा में थी, लेकिन और दिनों की तरह जब ठीक समय उसकी बुलाहट न हुई तो वह खुद किताबों का बस्ता लिए धीरे धीरे भीतर पहुंची। देखा पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन।
झटपट लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे क्या? पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा माथे पर हाथ रखकर तो देख मेरे। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तपते हुए माथे पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रदेश में रोग की पीड़ा में यही सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता या दीदी बैठी हैं। परदेशी के मन की यह अभिलाषा बेकार नहीं गई। बालिका रतन बालिका न थी। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, ठीक समय पर गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग शैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर कमजोर हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहाँ से तबादला कराना ही चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर कब्जा जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर के इंतजार करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इस बात की उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाएंगे भैया जी? पोस्टमास्टर, घर जाऊंगा। रतन, फिर कब आओगे? पोस्टमास्टर, अब नहीं आऊंगा। रतन ने और बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में और कोई बात नहीं हुई। दिया टिमटिमाता हुआ जलता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप करता टपकता रहा। बड़ी देर के बाद इतने धीरे धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है? किन्हीं कारणों से यह बात संभव न थी। बालिका को यह समझाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। रात भर जागते और ख्वाब देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे, वाह, यह कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत अनुरूप ही वे ताज़े पानी से ही नहाया करते थे। न जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी कि सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत ना पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान खत्म होते ही रतन की पुकार हुई।
रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश के इंतजार में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और हृदय से निकली थीं, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत दिन तक अपने मालिक की डांट फटकार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका नाजुक हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारी बातें समझा देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो रुपए मिले थे उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में बैठकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यह कहते कहते सुबकते हुए वह तुरंत वहाँ से भाग गई। पुराने पोस्टमास्टर लंबी गहरी सांस लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टिन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती धारा के समान चारों ओर छल छल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र वेदना अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बड़ी और अनकही मर्म व्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथनी को साथ ले आए, लेकिन तब तक पाल में हवा भर चुकी थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए मुसाफिर के उदास हृदय में यह सत्य उदित हो रहा था, जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सच का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद अभी भी उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। आशा के इसी बंधन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा सकी थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद दिमाग में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके झूठी आशा को भी अपनी बाहों में जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा खून चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए बेचैन हो उठता है। दोस्तों, मानव हृदय की गहराइयों में जाकर उसके तानों बानों में उलझती डूबती इसी खूबसूरत कहानी के साथ मैं शैली अब आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और कहानी और कुछ और नए किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें।
चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक और प्रस्तुति से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।